नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज खास तौर से एक तो हम योगी आदित्य जी ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर चर्चा करेंगे। चिट्ठी क्यों लिखी गई है, क्या जरूरत थी, क्या संदेश है इस चिट्ठी में। दूसरे, पार्लियामेंट में जो 8-10 घंटे की चर्चा शुरू हुई है वंदे मातरम पर, उसमें प्रधानमंत्री का भी उद्बोधन हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी हुआ है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोली हैं और अखिलेश यादव भी बोले हैं। इसके अलावा गौरव गोगोई बोले हैं, कई दूसरे नेता बोले हैं। कल इसी विषय पर राज्यसभा में चर्चा शुरू होनी है, अमित शाह बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन गौरव गोगोई ने बोलते बोलते एक बात बोल दी जिस पर मुझे लगता है कि आज चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। तो इतिहास क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? और आज जो कुछ हो रहा है, अब से 24 घंटे बाद ये भी तो इतिहास होने वाला है। तो ये जो नया इतिहास रोज लिखा जाता है, इसको दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? और अतीत में अगर गलत तरीके से इतिहास लिखा गया है तो उसको क्यों नहीं दुरुस्त किया जाना चाहिए? या इन्होंने जो लिखवा दिया है उसी को ब्रह्म वाक्य मान लिया जाए और उसमें कोई संशोधन, कोई करेक्शन ना किया जाए। इन दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है, वीरेंद्र जी और बाबा रामदास जी। वीरेंद्र जी, आप ही के राम पास जी। जी राम राम। वीरेंद्र जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने जो चिट्ठी लिखी है, क्या है इस चिट्ठी में, क्यों लिखनी पड़ी? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक उसका निहितार्थ तो जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि जो अभियान चल रहा है उसको ये सरकार बहुत ही गंभीरता से ले रही है। और और वो जो है लगातार, अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे संघ के सारे बड़े नेता आए थे और उसमें जो है बी एल संतोष भी आए थे। और तो उसमें चर्चा हुई थी। दौरा कर रहे हैं और हर जिले में जा रहे हैं और वो एसआईआर प्रोग्राम की क्या प्रगति है उसके बारे में समीक्षा कर रहे हैं। तो अभी वो कल वो थे अलीगढ़ में, तो वहां पे उन्होंने पूरे अलीगढ़ मंडल की समीक्षा की है। और आज जो उन्होंने लिखा है वो केवल लोगों को ये चेताया है कि जो आपका अधिकार है और जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और जो घुसपैठिए हैं उसके प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, और उस पे आप जो है बहुत अलर्ट रहिए। दर्शकों को जरा मैं पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिया किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। दूसरे पैरे में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का
विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहे और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। ये चिट्ठी आदित्यनाथ ने। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो अक्सर जो है योगी जी को लेकर सवाल उठाए जाते थे, तो अब योगी जी जो है पूरी सक्रियता के साथ पार्टी के काम में जुट गए हैं और वो जिस जिले में जा रहे हैं तो वहां के विधायक हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, एक्स एमपी हैं, ये जो कैंडिडेट रहे हैं, जिले के प्रमुख नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन सबसे मिल रहे हैं और हर जिले में जो बूथ लेवल एजेंट हैं, उसके इंचार्ज हैं हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो उनसे मिल रहे हैं। और बीजेपी ने जो पूरे संगठन के लिए पूरे प्रदेश में जो व्यवस्था की है, एसआईआर कार्यक्रम में बीएलएस को अपॉइंट किए हैं, लगभग 1.25 लाख संख्या है उनकी, तो वो सारा काम अब योगी जी स्वयं कर रहे हैं। तो ये जो सरकार और संगठन के बीच में दूरी थी वो भी जो है पट रही है और ये कार्यकर्ताओं की, जिले लेवल के नेताओं की शिकायत थी कि सरकार की उनके बीच में जो दूरी है, सुनवाई है, और राजनीति में शिकायतें तो हमेशा रहती हैं, पार्टनर कभी भी संतुष्ट थोड़ी होता है, तो कोई नहीं होता, रोज नई समस्या आती है, रोज नई चुनौतियां आती हैं, तो ये तो हमेशा तो, और इसका एक ही समाधान है कि संवाद बना रहे हर स्तर पर। तो योगी जी ने वो काम किया है। और जो बात है डिटेंशन सेंटर की, तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट अप्रैल 2025 में लागू हो गया, पास हो गया था, और 1 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी है, वो लागू भी हो गया है। और उसके तहत देश भर के समस्त राज्यों को, यूटीज को निर्देश भेजे गए हैं कि आप अपने अपने राज्यों में जहां जहां ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, डिटेंशन सेंटर रखें, फॉरेनर ट्रिब्यूनल बनाएं। फॉरेन ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, और इससे नेपाल और श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको शामिल नहीं किया गया है। तो यूपी में अब जैसे लखनऊ में भी अभियान शुरू हुआ, तो लखनऊ नगर निगम ने एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया था सफाई कर्मचारियों के लिए, तो उसके 160 से अधिक कर्मचारी गायब हो गए रातों रात। उनका वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, पता नहीं लगा। कई हजार कर्मचारी आइडेंटिफाई हुए हैं और लगातार भाग रहे हैं यहाँ से। अब वो भाग के बंगाल जा रहे हैं कि बिहार जा रहे हैं कि कश्मीर जा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन भाग रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है। तो एसआईआर की डेट जो है, आपको मालूम था कि 4 दिसंबर थी, अब वो बढ़ा के दिसंबर 11 हो गई है। तो सरकार की ओर से, संगठन की ओर से जो है ये प्रयास हो रहा है कि इस काम को तेज किया जाए। और योगी जी अगर जिलों में जा रहे हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर भी उनको मिलते हैं, तो उनसे भी वो इस पूरे एसआईआर अभियान का पूरा ब्यौरा लेते हैं। तो यूपी में ये बहुत तेज चल रहा है अभियान, और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या ऐसे वोटर्स की मिल रही है जो या तो मृत हो चुके हैं या उनके डुप्लीकेट वोटर्स हैं। तो यूपी में भी ये संख्या जो जब आएगी तो अच्छी खासी आएगी, बिहार या बंगाल से कम नहीं होगी। जी 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 बाबा जी, आप कैसे देखते हैं जो योगी जी का इस समय अभियान चल रहा है इसको? पहले तो सर मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी हाँ, आ रही है। क्योंकि मैंने ना बीच प्रोग्राम में थोड़ा एक नए सिस्टम से लॉगिन करके थोड़ा नेटवर्क चेंज हुआ, मैंने कहा शायद कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तभी दर्शकों को क्षमा चाहूं। सर, सबसे पहले तो योगी जी ने एक अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि घुसपैठियों को लेके और उनकी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश की सीमा में किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने जो ये देश अपने राज्यवासियों से जो अपील की है, सर कायदन तो ये पूरे राष्ट्र से अपील होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से होनी चाहिए कि देश में हर
विदेशी को, हर विदेशी नागरिक को, हर घुसपैठी को चिन्हित किया जाए और उसको बाकायदा रिपोर्ट किया जाए। आपके अगल बगल अगर यदि कोई घुसपैठिया है तो उसको चिन्हित कीजिए और एक ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे एक आम नागरिक भी अपने अगल बगल के किसी घुसपैठिए को रिपोर्ट कर सके, जिससे कि उसको देश से बाहर निकाला जा सके, नंबर 1 डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सके। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि एक ये प्रावधान बनाने की जरूरत है कि यदि आपने अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में, अपने किराएदार के रूप में अगर किसी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी विदेशी नागरिक को जाने या अनजाने में अगर घुसा रखा है, उसको शरण दे रखी है, तो आप के ऊपर कोई अपराध बनता हो, आप को ये बाध्य करे सरकार कि आप हर हालत में, ये आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है कि आप एक विदेशी घुसपैठी को तुरंत चिन्हित कर उसको सरकार के सुपुर्द करने की और उसको डिटेंशन कैंप में डिटेन करने की व्यवस्था बनाए। ये आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। और सर जहां तक ये SIR से भी इनको खदेड़ा जा रहा है, SIR में ये अपने आप चिन्हित हो रहे हैं और समाज से भी बाबा ने चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि सर ये बहुत जल्दी बड़ी पैनिक की स्थिति में आ जाएंगे प्रदेश में। और जैसे आज बंगाल से हमें खबरें मिल रही थी ना कि छोड़ छोड़ के ये बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और बॉर्डर पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, देश छोड़ के वापस जाने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी आपको ये लाइनें देखने को मिलेंगी और ये बहुत जरूरी है। और मैं तो इस कदम की सब पूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं वो दिन देखने को आते रहूं कि मैं अपने प्रदेश में अपने अगल बगल से लोगों को जाते हुए देखूं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों की तरफ से आई हैं और मुझे लगता है कि बाबा अब कमर कस चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी घुसपैठिया है या जो कोई भी अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो उसको जो सरकारी संसाधन है, बल्कि मैं कहूँगा कि आम मूल भारतीयों का जो हक है उसको लूटने नहीं देंगे और उसको यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। ये एक तरह का बोझ ही है, इसको क्यों ढोया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही टिप्पणी की थी कि इनके लिए रेड कारपेट आखिर क्यों बिछाया जाए। अब आते हैं दूसरे विषय पर जो पार्लियामेंट में बहस चल रही है वंदे मातरम को लेकर के। उसके कुछ पहलुओं पर तो हम दोपहर में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। गौरव गोगोई कहते हैं कि इतिहास फिर से लिखने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। इन्होंने तो इतिहास की गर्त में बहुत कुछ दबाने की कोशिश की है, नए सिरे से बहुत सारी चीजें करना परमावश्यक हो गया है। इन्होंने तो ये भी कोशिश की थी कि अगर स्वतंत्रता मिली है, और वो किस कीमत पर मिली है ये भी हम और आप सब जानते हैं, अगर स्वतंत्रता मिली है तो वो बिना खड़ग बिना ताल के मिल गई, या साबरमती के किसी संत ने दिलवा दी, या आज प्रियंका वाड्रा कह रही थी पार्लियामेंट में खड़ी होकर के कि जितने समय से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उतने साल तो जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे हैं। वो कैसी जेल में रहते थे और गांधी जी भी कैसी जेल में रहते थे ये सब जानते हैं। और जो अंडमान निकोबार में काला पानी की 2 सजा पाए हुए थे उनको किस तरीके से ये परिवार अपमानित करता रहा है, अब ये भी सब देश जान चुका है, देश जान रहा है। तो इतिहास को क्यों ना दुरुस्त किया जाए। वीरेंद्र जी। देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस का स्थायी आरोप है और ये आज से नहीं है। जब 1986 में जब ताला खुला था 1 फरवरी 86 को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फैजाबाद की कोर्ट से, उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे,
और वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब से ये लगातार बहस चल रही है। ये बहस, ये नया इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, ये केवल जो इतिहास के गौरवशाली जो पन्ने हैं, जो गौरवशाली अतीत है जिसको भुला दिया गया है, ये केवल उसको रिवाइव किया जा रहा है। और कांग्रेस जो है आज की तारीख में फंस इसलिए गई है कि वो अपना राष्ट्रवादी इतिहास भूल चुकी है। कांग्रेस का दावा है उसने देश को आजाद कराया, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसके नेता थे, नेहरू जी जेल गए थे, झूठ भी बोलना पड़ रहा है कि नेहरू जी 12 साल जेल में रहे। नेहरू जी केवल एक बार नाभा जेल में रहे हैं, बाकी वो भी उनके पिताजी उनको माफी मांग के छुड़ा लाए थे। वो कभी बरेली सेंट्रल जेल में भी रहे हैं, लेकिन 12 साल तो नहीं रहे हैं। ये तो सफेद झूठ है। कांग्रेस अपना राष्ट्रवादी चरित्र खो चुकी है, भूल चुकी है। कांग्रेस आज की तारीख में रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी हो गई है, और कम्युनिज्म में राष्ट्र से घृणा उसका पहला नियम है। कम्युनिज्म ये मानते हैं कि क्रांति में सबसे बड़ी बाधा राष्ट्र है, तो राष्ट्रवाद से उनको बड़ी चिढ़ होती है। और मोदी जी कहते हैं आओ करें राष्ट्र का आह्वान, आओ करें राष्ट्र का आराधन। तो राष्ट्र की और मोदी जी हमेशा बीजेपी के नेता हों, आप उनके पिछले 50 साल का इतिहास देखिए, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हों, वो हमेशा कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति और परिवार हमेशा उसका स्थान बहुत बाद में आता है। बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां आज हैं, और छोटी मोटी जो सीपीएम अब छोटी मोट बच गई हैं, सारी पार्टियों में एक बात है जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, उनमें सब में परिवार सुप्रीम है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, डीएमके हो, सब में परिवार सुप्रीम है। तो उनको तो परेशानी होगी ही। और आज मोदी जी ने ये इस विषय पर वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे की बहस आयोजित करा के कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक संकट खड़ा कर दिया है, एक डिलेमा खड़ा कर दिया है, जिस राष्ट्र को वो भूल चुकी है आज। और आज मोदी जी ने कांग्रेस को आईना दिखाया कि ये आपका इतिहास है। ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठकों में आजादी के पहले वंदे मातरम का पूरा पाठ होता था, और अखिलेश यादव तो यहां तक बोल गए कि साहब जो है ये केवल गाने के लिए नहीं है, ये केवल गाना नहीं है, ये निभाने के लिए है। अब वो एक पारिवारिक पार्टी के नेता है, उनको क्या मालूम वंदे मातरम क्या होता है, वंदे मातरम का इतिहास क्या होता है। और एक और जो है थका हुआ तर्क हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या योगदान था। आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। वो तब तक केवल महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सिंध में, कुछ पंजाब में और दिल्ली में था, बाकी उसका कहीं अस्तित्व नहीं था। पूरे दक्षिण भारत में नहीं था, पूरे उत्तर भारत में नहीं था। तो ये एक बहुत ही ये तर्क पिछले 40 साल से दिया जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए आज आपने देखा होगा उनके पास बोलने वाले लोग नहीं थे, और जो सबसे क्रांतिकारी नेता है श्री राहुल गांधी, वो तो चर्चा से ही नाराज थे, वो तो थे ही नहीं आज। तो ये और जो कल तक इस बात पे बड़े नाराज थे कि राष्ट्रपति पुतिन रशिया के राष्ट्रपति आए थे और उनके सम्मान में जो राष्ट्रपति भवन में भोज दिया गया उसमें उनको बुलाया नहीं गया, इससे उनका बड़ा अपमान हुआ है। लेकिन लोकसभा में किसने आने से रोका था उनको? इतनी बड़ी डिबेट हो रही थी, आके कम से कम लोग जानते राष्ट्र के बारे में उनके क्या विचार हैं। जी, मैं कहता हूं कि सुन ही लेते अगर कुछ बोलना नहीं था तो, लेकिन वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं हुए। शायद अपनी बहन को आगे कर दिया, क्योंकि बोलने के लिए कुछ तैयारी तो करनी होती है ना, तो तैयारी कौन करे? जी बाबा जी। जी, ये जो है राहुल गांधी का, उनके परिवार का वर्चस्ववादी रवैया, और ये लोग कई बार भूल जाते हैं, मुझे तो लगता है कि नेहरू जी को ये अपने परिवार का आदमी मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इंदिरा गांधी को अपनी दादी मानते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। राजीव गांधी इनके पिताजी थे, ये तो सबको पता है। लेकिन ये तीनों प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के, तो उनके कामों, उनके कारनामों, उनकी गलतियों की विवेचना और मीमांसा क्यों नहीं होगी? इनको ये व्यक्तिगत आलोचना क्यों लगती है?
सर जैसा कि आज सुबह भी मैं और आप ही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये परिवार जो है ना, जो नेहरू गांधी, नकली नेहरू गांधी परिवार जो है, ये इस सिंड्रोम से ग्रसित है कि ये तो राजशाही खानदान है। वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, नामदार लोग है ये, और इनको ये सत्ता के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं भारत में। इनको गलतफहमी है कि इन्होंने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, और अंग्रेज जो भारत की गद्दी सौंप के गए थे, इनको राजा बना के गए थे, तो सिर्फ इनको ही देश में शासन करने का अधिकार, और क्या इनसे भी अब सवाल किए जाएंगे? ये अपने आप को इस सिंड्रोम से बाहर ही नहीं निकाल पाते। इनको लगता है कि क्या अब हमको चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, क्या यहाँ को अब देश की जनता को जवाब देने पड़ेंगे, और देश की जनता हमसे सवाल करेगी, हमारे ऊपर उंगली भी उठाई जा सकती है, हमारे ऊपर सवाल भी किए जा सकते हैं। वो आपको याद होगा कि नेपाल में जो वहां के जो राजा है, वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और उनको उनके ऊपर संविधान का कोई कानून भी वो लागू नहीं होता। वो जो उनके एक शहजादे ने, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि उसने अपने पूरे खानदान को मार दिया था, और वो राजा बन जाता। अगर वो जीवित स्वयं रहता तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो तो राजा था, और राजा के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। सर सेम इसी सिंड्रोम से सोनिया गांधी का परिवार ग्रस्त है, और वह अपने आप को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं मानता है। जब इस खानदान ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था, और ये पर्दे के पीछे से इस देश का शासनकाल चलाते थे, सारी की सारी फाइल्स इनके पास जाया करती थी, सारे निर्णय ये लिया करते थे, और ये ऑन कैमरा एक अध्यादेश को इस आदमी ने फाड़ दिया था। तो उस वक्त वो अपराधियों वाला जी, तो उस वक्त इसका क्या माइंडसेट क्या था कि हम राजा हैं, और वी आर द किंग्स, वी आर द किंग मेकर्स, और इन्होंने कुर्सी मनमोहन सिंह को सौंप रखी थी कि बस तुम चला जाओ। अच्छा, जूते खाने के लिए सब मनमोहन सिंह था, ये ध्यान रखिए। अरे साहब, अभी जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सम्मन किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, तो कितना बवाल और कितना तमाशा किया था दिल्ली की सड़कों पर इन लोगों ने, कि जैसे ये तो कानून से ऊपर हैं, ये तो एजेंसियों से ऊपर हैं, किसी एजेंसी की औकात क्या है, या हिम्मत कैसे पड़ गई कि सम्मन जारी करके इस राजशाही परिवार को बुलाया जाए, ड्रिल किया जाए। इसके बावजूद एजेंसियों ने 50 घंटे पूछताछ की थी राहुल गांधी से, 5 दिन तक, और 3 दिन बुला करके सोनिया गांधी को ड्रिल किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं कि इनको कोई सवाल पूछे। तो ये वही बात है कि ये भी अपने आप को वो विष्णु जी का अवतार ही मानते हैं, तो राजा है इस देश के। तो सर ये जो सिंड्रोम है ना, इससे इनको बाहर आना था, और ये मोदी जी ने इनको सही रास्ता दिखाने का और सही रास्ते पे लाने का बहुत अच्छा उपाय कर दिया है सर। और एक बार इस परिवार का मुझे तो लगता है कि जेल जाना बहुत जरूरी है। इससे तरह हमारे देश की जनता भी, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनमें भी कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि ये परिवार कानून से ऊपर है, या ये परिवार जो है ये सर्वशक्तिमान है। सर जनता को भी इस सिंड्रोम से बाहर लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी। इन्होंने तो जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको मिट्टी में दबाने और दफन करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये अखिलेश यादव बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, इनके पिताजी के जमाने में भी, और बाकी का भी अगर देखें तो अयोध्या की क्या गत करके रखी थी इन लोगों ने। तब के और आज के अयोध्या, तब की काशी और आज की काशी,
तब की केदारपुरी और आज की उज्जैन की महाकाल नगरी, सोमनाथ और इधर मथुरा, वृंदावन, ये सब इनकी कायाकल्प करने की पूरी तैयारी चल रही है सरकार की। इनका वश चलता तो ये इस गौरवशाली इतिहास को कभी का दफन कर चुके होते और उसी दिशा में लगे हुए थे ये लोग। देखिए, अयोध्या जो है लगातार डेवलपिंग सिटी है और आने वाले 5 सालों में या बल्कि थोड़े या 2-4 साल या 8 सालों में अयोध्या एक मेट्रो सिटी होगा। आज यूपी में सबसे महंगी जमीन अगर कहीं है तो अयोध्या में है। और जो बात लोगों को नहीं मालूम है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और बाद में यूपी में योगी जी की सरकार ने जो सनातन अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का जो काम शुरू किया है, यूपी में केवल काशी और अयोध्या को लेकर के और अगर मथुरा को जोड़ लें तो साल में 100 करोड़ के आसपास तीर्थयात्री यूपी में आएंगे हर साल। अभी इस साल के 6 महीनों में केवल जो है 25 करोड़ से ऊपर तीर्थयात्री अयोध्या आ चुके हैं। और पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद जब फैजाबाद सीट जिसमें अयोध्या आता है वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट हारने के बाद से कुछ महीनों के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन 1 से 1.5 लाख तीर्थयात्री अयोध्या में प्रतिदिन आ रहे हैं। जरा सोचिए उस इलाके में जो टूर है, ट्रेवल है, हॉस्पिटैलिटी है और बस है, टैक्सी है और लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कितना हैवी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और वही हाल काशी में है। तो इनके लिए तो हर चीज, ये जो नेहरूवादी विचारधारा है, नेहरू प्लस लेफ्ट कम्युनिस्ट और प्लस जिहादी, ये तो इतनी घोषित तौर पर घनघोर एंटी हिंदू विचारधारा है। तो ये इसका अभी ये पूरा सफाया हो गया हो ऐसा अभी नहीं कह सकते। ये तो पूरे तंत्र में घुसे हुए हैं, संविधान इन्हीं का बनाया हुआ है। पूरा संविधान जो है वो उसको हिंदू और सनातन के नाम से चिढ़ है। सनातन हिंदू और संविधान में सनातन धर्म को आपने मजहब बना दिया, रिलीजन बना दिया, जबकि सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं है। और रिलीजन केवल क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। सनातन परिवार का कोई भी जो है, सब धर्म है, रिलीजन नहीं है। सिख भी धर्म है, बौद्ध भी धर्म है। तो इन्होंने तो जो किया है वो तो सब जग जाहिर है। अब वो चीजें जब प्राचीन सभ्यता का रिवाइवल हो रहा है, पुनर्स्थापना हो रही है, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता के प्रति एक अवेकनिंग बढ़ रही है, तो इनकी तो समस्या बढ़ेगी। एक साहब ने भी एक किताब लिखी आरएसएस के बारे में, वो वामपंथी हैं। उनको बड़ी शिकायत ये है कि बीजेपी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को और जो ट्राइबल समाज के लोगों को हिंदू बना रही है। उनको इस बात का दुख है कि हिंदू समाज जातियों में क्यों नहीं बटा रहता हमेशा। अगर हिंदू समाज जातियों में नहीं बटा रहेगा तो फिर समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का अस्तित्व क्या रहेगा। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, बिहार के चुनाव में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई है, तो बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल के झंडे से जो जाति का डंडा है वो इनसे चुरा लिया है। अब इनके पास नहीं है, तो अब इनका झंडा जो है बिना डंडे के लहरा रहा है। वही संकट अखिलेश यादव के सामने आने वाला है 2027 में। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे इससे निपटे। और आज का दिन लोकसभा में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट का दिन था, कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का दिन था कि उनके पास कोई ढंग का वक्ता नहीं था। राहुल गांधी जो है, जो इतने बड़े नेता हैं, लीडर ऑपोजिशन है, 5वीं बार लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने तो सदन में आना ही आवश्यक नहीं समझा। पीएम को फेस करने की स्थिति में नहीं थे वो। तो ये जो और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने डे 1 से 2014 से जो औपनिवेशिक दासता से मुक्ति का जो अभियान चलाया है, डीकोलाइजेशन कैंपेन जो उन्होंने चलाई है, नया संसद भवन है उसमें सेंगोल रखा गया है जो हमारी प्राचीन विरासत का प्रतीक है। वो उस सेंगोल को नेहरू जी की टहलने वाली छड़ी लोग मानते थे और वो इलाहाबाद के या प्रयागराज के म्यूजियम में रखा हुआ था। अब 6 फीट की छड़ी से कौन टहलता है? छड़ी तो 3-4 फीट की होती है, 4.5 फीट की होती है। वो 6 फीट की छड़ी से नेहरू जी टहलते थे। और वो सेंगोल को अब लोकसभा में स्पीकर के बगल में रखा गया, आप सब देखते ही है रोज। और जिस तरीके से जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला है उससे नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, प्रगति
मैदान में पुराने भवन को तोड़ करके नया भारत मंडपम बना है, उसके बाहर 26 टन की नटराज की मूर्ति लगी है। इस सबसे जो है ये जो घनघोर सनातन और एंटी हिंदू लोग हैं, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी और जिहादी, इनको बहुत झटका लगा है। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना है द्वारका में, दिल्ली में, उसका नाम क्या है मैं भूल जाता हूँ उसका नाम। यशोभूमि। हाँ, कौन सी? यशोभूमि। हाँ, यशोभूमि, वो भी बहुत शानदार बना है। तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने जो दिल्ली में पिछले 1000 साल में निर्माण या तो राजपूत राजाओं ने किया, या थोड़ा बहुत मुगलों ने किया, या अंग्रेजों ने किया, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। यशोभूमि है, भारत मंडपम है, और नया संसद भवन है, नया सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट है। इस सबसे कांग्रेस को बहुत बेचैनी हो रही है कि हमारा तो नाम ही मिट जाएगा ये। और वो ये मानते हैं कि ये उनका एंटाइटलमेंट है सत्ता में, वो तो सत्ता में रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये मोदी आदमी कहां से आ गया? तो ये इलेक्शन कैंपेन है। और प्राइम मिनिस्टर ने पिछले जो 3 बातें कही हैं, उन्होंने 2 बार तो कहा ये बात अभी नवंबर में कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया था। 200 साल हो रहे हैं और 2035 में उसके 200 साल पूरे हो जाएंगे। हमारे पास 10 साल का समय है, हमें उसको जो है उस डैमेज को रिपेयर करना है और उस दास्ता से मुक्ति पानी है। ये बात उन्होंने पहले के कार्यक्रम में कही, फिर ये बात उन्होंने अयोध्या में 24 नवंबर को कही, और फिर उन्होंने अभी पिछले हफ्ते हिंदुस्तान टाइम्स के प्रोग्राम में कही कि भारत की प्राचीन हिंदू सभ्यता, सनातन संस्कृति को कलंकित करने के लिए भारत की लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया, 2% 3% ग्रोथ को। तो इसको भी उन्होंने लेके पीएम ने लोगों का ध्यान खींचा है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। ये सब होता था नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने में। तो ये सब जो और फिर आज ये डिबेट हो रही है वंदे मातरम के ऊपर। तो ये पीएम का जो डीकोलाइजेशन का कैंपेन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई भी काम हल्के तरीके से नहीं करते। इसके पीछे बहुत रिसर्च होगी और ये बात अभी बहुत आगे जाएगी। और अब कांग्रेस के लिए ये तर्क दे करके कि साहब आप अतीत की बात करते हो, वर्तमान की बात करो। अरे राष्ट्र एक स्थूल शरीर है और राष्ट्रवाद उसकी आत्मा है, वो सूक्ष्म शरीर है। आपका आईफोन 2.5 लाख रुपए का हो, अगर उसमें सॉफ्टवेयर अगर अपलोडेड ना हो तो एक लोहे का टुकड़ा है। तो उसी तरीके से जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र का एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी डीकोलाइजेशन के आधार पर भारत की जो एक कल्चरल सिविलाइजेशनल पर्सनालिटी है उसको निखार रहे हैं, वो उसको रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी अवेकनिंग कर रहे हैं। इनकी चिंता ये है कि नरेंद्र मोदी को हम कैसे अब एंटी मुस्लिम हम साबित करेंगे, हम कैसे नरेंद्र मोदी को एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित साबित करेंगे। ये तो अपने कामों के जरिए रोज जनता का नया विश्वास जीत रहे हैं। ये समस्या है इनकी। जी हाँ जी। बाबा जी, आखिर में एक टिप्पणी आपकी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने तो हंगामा खड़ा कर दिया था कि 500 करोड़ में मुख्यमंत्री पद मिल जाता है। आज कांग्रेस ने उनको सस्पेंड कर दिया है। ओमकार सर, मैं ये नवजोत कौर सिद्धू की बात पे आने से पहले का एक बात बोलना चाहूंगा जी। जो वो गोगोई ने कहा है ना कि भारत का नया इतिहास लिखने की, इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। इतिहास लिखने और बदलने की कोशिश नहीं की जा रही है। हमारे बच्चों को, भारतवासियों को जो गलत इतिहास पढ़ाया गया है ना, सही इतिहास बताने की कोशिश की जा रही है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब ये महमूद गजनवी जो है भारत में आया, तो ये अपने साथ एक राइटर लेके चला करता था, उसका नाम था कुतुबी, और वो उसके सारे एक्सपीडिशंस में उसके साथ रहता था। तो वो ये कहता है कि ये वहां से जब इस घोषणा से शुरू किया तो वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें एक छोटा सा नगर था। कहते हैं उस नगर को जब हमने देखा तो उसका वैभव देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह गई।
उस पूरे नगर को हमने लूट लिया और पूरे नागरिकों का कत्लेआम कर दिया और उस नगर की सारी दौलत को हमने ऊंटों पे लाद लिया। वहां पे एक सोने और चांदी का महल, ये सर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है, मैं अक्सर उसका मैं कोट करता हूं। कहते वो पूरा जो महल था वो नट बोल्ट पे था और उसकी दीवारें, उसकी खिड़कियां, दरवाजे सब सोने और चांदी की थी। कहते वो पूरा का पूरा महल हमने नट बोल्ट से खोल के अपने ऊंटों पे लाद लिया। उसके बाद हम दिल्ली होते हुए सोमनाथ की ओर कूच कर गए। रास्ते में हमने मथुरा नामक नगरी पड़ी और मथुरा का वैभव देख के, वो जो पहला वाला नगर था वो तो ऐसा लगता था जैसे टाट का पैबंद लगा हो मखमल पे। मथुरा का वैभव ऐसा था। फिर हमने मथुरा को लूटा। इतना वैभवशाली था भारत के हमारे ये नगर। खैर सब ये लूट के चले गए। 2 साल बाद ये फिर वापस आए तो कहते मथुरा फिर उतना ही गुलजार था और पहले से ज्यादा वैभवशाली था मात्र 2 सालों में। ये भारत की वैभव की कहानी। और हमारे बच्चों को पढ़ाया गया इतिहास में कि हम तो थर्ड वर्ल्ड गरीब कंट्री हैं, हमारे यहाँ कीचड़े लपेट के घूमते थे और हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। हमारे बच्चों को ये गलत इतिहास पढ़ाया गया है। तो सर अब वो आ गया है कि हमारे देश का असली जो गौरवशाली इतिहास है वो पढ़े। जी और नवजोत कौर सिद्धू की तो उसने तो सर बॉक्स ही खोल दिया है। उसने बोल दिया कि 500 करोड़ रुपए। अब सवाल तो ये उठता है ना सर, पूछा तो ये जा रहा है कि भैया वो 500 करोड़ जाते किसकी जेब में थे? बिल्कुल। और इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा ना, तो वो बौखला गए। और सर इसीलिए उनको सस्पेंड करके पूरे मामले से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिशें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका भी। आप दोनों जुटे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दर्शकों से निवेदन है कि वो अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इसको फॉरवर्ड भी करें। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाबा जी के चैनल स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।